जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, ये अफ्रीका की उबंटू जनजाति है। इनका एक सिद्धांत है जिसमें वो कहते हैं कि मैं हूँ क्योंकि तुम हो क्योंकि हम सब हैं। इसके माध्यम से वो कहते हैं कि हम या हमारे पास जो भी है, ठीक है, वो सारे समाज और प्रकृति की देन है। हम निरपेक्ष रूप से सर्वे सर्वा होने का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे मैं अगर दावा करूं कि मैं ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो क्या ये सिर्फ मेरे अकेले के द्वारा संभव हो पाया? नहीं। क्योंकि दोस्तों, जिस इंटरनेट के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ उसका निर्माण किसी ने किया है। जिस कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ा हूँ उसका निर्माण किसी ने किया है। जिस कैमरे के माध्यम से जुड़ा हूँ उसका निर्माण किसी ने किया। आपके हाथ में जिस मोबाइल से आप मेरे से जुड़े हैं उसका निर्माण किसी ने किया है। क्या ये चीज़ अगर नहीं होती तो क्या मैं हो पाता? बिल्कुल नहीं, भी नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, समाज और प्रकृति की बदौलत हम कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस विचार को सदैव अपने जीवन में अप्लाई करके रखें, जिससे कि आप अगर आसमान में भी उड़ेंगे तो आपके क्या रहेंगे, पैर जमीन पे रहेंगे। यही दोस्तों क्या होती है, असली सफलता होती है, या सही पैरामीटर होता है किसी की सफलता का। अब आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बतलाना चाहता चाहता हूं दोस्तों कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, नीति निर्देशक से सिद्धांतों से तात्पर्य होता है दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार का काम क्या है। ठीक, सरकार का काम है नीति या कानून का निर्माण करना। ठीक है, सरकार का काम है नीति का निर्माण करना। तो सरकार जब नीति का निर्माण करेगी तो किन किन पैरामीटर या किन किन जो बातें हैं, ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखेगी, यही क्या कहलाता है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। तो इनमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में उन बातों को लिखा गया है कि जब कानून का निर्माण किया जाएगा तो सरकार इन इन बातों को क्या कर रहेगी, आवश्यक रूप से ध्यान रखेगी या इससे अवगत रहेगी कि हम इन बातों को जो कानून निर्माण कर रहे हैं उसमें सम्मिलित करें। अब बात आती है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक, शामिल किया गया है। तो इनका वर्णन कहाँ है? संविधान के भाग 4 में। ठीक है, आपको याद रखना कहाँ है, संविधान के भाग 4 में। कितने अनुच्छेदों के बीच में? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक मतलब कानून निर्माण के समय निर्देशक के रूप में या संकेतक के रूप में ये काम करते हैं। फिर ये, अब ये निर्देशक सिद्धांत है तो ये हमने क्या एक्चुअल में ये हमारे ही यहाँ मौजूद थे या किसी अन्य देश के संविधान से हमने ग्रहित किया? तो हाँ दोस्तों, इसे हमने क्या किया, जो आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से क्या है, प्रेरित है। मतलब जो हमारे संविधान ने कहाँ से लिया, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। दोस्तों, ये पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में किस देश से ग्रहित किए गए हैं भारतीय संविधान में, तो वो आयरलैंड के संविधान से। अब इसके बारे में किसने क्या कहा है कि जो अंबेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय संविधान की ने नवीन विशेषताएं कहा। ठीक है, भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में उल्लेख किसको किया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को। फिर क्या है कि मौलिक अधिकारों के साथ जो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के दर्शन और आत्मा का निर्माण करते हैं। और ग्रेनविल आस्टिल ने इसे क्या कहा है? संविधान की अंतरात्मा कहा है। ठीक, ये दोस्तों कौन है? ग्रेनविल आस्टिल है। क्या है? ग्रेनविल आस्टिल। तो क्या है, मौलिक अधिकारों के साथ जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, हमारे जो संविधान का दर्शन है और आत्मा है। ठीक है, दर्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि संविधान हमें किस ओर ले जाना चाहता है या देश को कहाँ देखना चाहता है संविधान, वो क्या कहलाएगा? उसका दर्शन या उसकी आत्मा कहलाएगा। जैसे समाज में समानता स्थापना होनी चाहिए या सभी को जो आय की विषमता समाप्त होनी चाहिए समाज में, तो ये कहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या है दोस्तों, लिखा गया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो ग्रेनविल आस्टिल ने जो नीति निर्देशक सिद्धांत को किस रूप से उल्लेखित किया था? संविधान की अंतरात्मा। ठीक है, संविधान के अंतरात्मा के रूप से इसको क्या किया था? उल्लेखित किया था। अब आगे देखते हैं। अब
ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अ, उसकी क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, कि पहला क्या है, शासन के लिए दिशा निर्देश। जो डीपीएसपी राज्य को नीति निर्माण और कानून बनाने में मार्गदर्शन। ठीक है, कि जब सरकार क्या रहेगी, सरकार क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी, तो जो इनमें जितनी बातें लिखी गई है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो इतनी बातें लिखी गई उन्हें क्या करेगी, फॉलो करने का क्या करेगी, कोशिश करेगी। ठीक है। दूसरा क्या है, गैर न्यायिक है, कि अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन शासन में मौलिक है, अनुच्छेद 37। गैर न्यायिक से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने मौलिक अधिकार में मैंने आपको बतलाया था। ठीक है, मौलिक अधिकार में मैंने आपको बतलाया था कि इनके हनन होने पे, ठीक, कहाँ जाया जा सकता है, कोर्ट। इनके हनन होता है या सरकार इसको लागू नहीं करती मौलिक अधिकारों, तो क्या जाता है, हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के सम्मुख क्या करें, गुहार लगा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हमें न्याय प्रदान कीजिए। अगर डीपीएसपी को सरकार लागू नहीं कर सकती तो क्या न्यायालय जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसकी जो प्रकृति है कि सरकार को ये निर्देश देते हैं कि आप कानून निर्माण में इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनका उपयोग कीजिए। अगर लागू नहीं करती है वो कानून निर्माण में, तो हम ये कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का सरकार क्या कर रही है, पालन नहीं कर रही है। ठीक है। तीसरा क्या है, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, कि जो कोई भी सरकार है या कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, वो विकास के साथ सामाजिक समानता की स्थापना करेगा। ठीक है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य क्या है, कि ये विकास, ठीक, या समृद्धि के साथ समानता स्थापना, भेदभाव समान समाप्ति, रोटी पानी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक, रोटी कपड़ा मकान, ये सब जो आवश्यक जो जरूरतें होती है उसे भी क्या मुहैया कराया जाएगा। कैसे दोस्तों, जो समृद्ध देशों में संभव है क्या, यूएसए में? नहीं दोस्तों, वहाँ पे फ्री अनाज आपको नहीं दिया जाएगा, या सरकार वहाँ आपको क्या रहेगी कि ये जो पीएम आवास के रूप में या प्रेसिडेंट जो मुख्यमंत्री आवास के रूप में घर बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा देश है, जो हमारा शासन व्यवस्था है, कल्याणकारी राज्य स्थापना की बात करता है। ठीक है। तो इसलिए क्या रहता है कि सरकार क्या रहती है, देश का विकास के साथ साथ क्या रहती है, लोगों का विकास को भी और उनकी ज़रूरतों को भी क्या ध्यान देती है। तो इनकी जो विशेषता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का इनका लक्ष्य है। इसके बारे में दोस्तों आगे पढ़ेंगे। फिर निर्देशों का साधन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के समान, ठीक, जो अधिनियम दोस्तों हमने जो पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, कि भारत सरकार अधिनियम के समान विधायिका और कार्यपालिका को मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कानून निर्माण जिस भी बॉडी द्वारा किया जाएगा, या तो वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए, या फिर संसद के द्वारा किया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश या डिसीजन दे, उन सभी बातों में किस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो संविधान की आत्मा है, निर्देशक सिद्धांत है, उनका पालन हो रहा है या नहीं। फिर अगला क्या है, न्यायिक भूमिका। अदालतें अनुच्छेद 14 और 19 के तहत कानूनों की वाजिबता निर्धारित करने के लिए डीपीएसपी का उपयोग कर सकती है। कि 14 में क्या है, समानता की बात की गई है, ठीक, समानता, जो समानता का अधिकार है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। ये समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है। और स्वतंत्रता की जो बात की गई 19 में की गई। इसके माध्यम से क्या है कि जो अदालतें होती है, या सुप्रीम कोर्ट ले लें अपन, या हाई कोर्ट ले लें, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लें, जब भी कोई कानून का निर्माण होता है, ठीक है, कानून का निर्माण सरकार ने किया है या संसद द्वारा किया गया, तो अदालतें इस बात को चेक करेगी कि ये जो समानता के अधिकार का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है, कहीं स्वतंत्रता के अधिकार का तो उल्लंघन नहीं हुआ है। अगर उल्लंघन हुआ है तो उसको क्या कर सकती है, जो कोर्ट रहेगी वो निरस्त कर सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जहाँ भी उल्लंघन होगा, कोर्ट वहाँ क्या रहेगी, उसकी रक्षक के रूप में काम करती है। यही मौलिक अधिकार की क्या है दोस्तों, विशेषता है। ठीक है। और ये विशेषता कहाँ है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी लिखी गई है। अब डीपीएसपी का वर्गीकरण, ठीक है, ये जो नीति, डीपीएसपी मतलब होता है दोस्तों, डीपीएसपी
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। समाजवादी, ठीक है। दूसरा अ, गांधीवादी, और तीसरा उदार बौद्धिक, ठीक है। जो 36 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल है, अगर इनको हम तोड़ा जाए कि अलग अलग रूप में देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो ये जो सभी अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व समाजवाद की ओर भी लेके जाना चाहते हैं हमें, गांधीवाद की ओर भी लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, उदार बौद्धिक की ओर भी लेके जाना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि समाजवादी क्या होता है। समाजवादी जो एलिमेंट क्या है, समाजवादी से तात्पर्य होता है दोस्तों कि समाज में समानता की ओर, ठीक, समाज में समानता की ओर, जिसमें कि देखो जैसे कह सकते हैं कि हम समान परिश्रम की बात की गई है, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। मतलब ये समाजवाद की ओर भी लेके जाना चाहते हैं, गांधीवाद की ओर भी लेके जाना चाहता है, उदार बौद्धिक मतलब समाज जो नवीन विकास की ओर भी लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ समाजवादी क्या होता है, ठीक है। समाजवाद क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। इसका तात्पर्य है कि दोस्तों कि राज्य क्या रहेगा, समाज में समानता स्थापना की बात करेगा, ठीक, समानता स्थापना की कोशिश करेगा, जिससे कि वर्ग विषमता मौजूद ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो, धार्मिक भेदभाव ना हो, आर्थिक आधार पर के भी क्या हो, भेदभाव ना हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, आरक्षण का प्रावधान करके रखा है, न्यूनतम मजदूरी लागू करके रखी। ये क्या सामाजिक समानता स्थापित करने के ही तो साधन है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है समाजवाद। गांधीवाद क्या होता है, गांधीवाद ये कहता है कि दोस्तों कि जो ग्राम स्वावलंबन की बात करते हैं कि गांव में पंचायत होना चाहिए, गांव अपने निर्णय स्वयं ले सके, वो क्या कहलाता है, गांधीवाद कहलाता है, ठीक है। उदार बौद्धिक क्या होता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिले, फिर क्या हो, समान नागरिक संहिता मौजूद हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, ठीक है। ये क्या है, उदार बौद्धिक। तो अब देखते हैं कि पहला क्या है हमारा, समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। पहला कौन से इसमें समाजवादी तत्व कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय से तात्पर्य हो दोस्तों कि समाज में विषमता मौजूद ना हो, ठीक, विषमता मौजूद ना हो, और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, ये सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक न्याय से तात्पर्य होता है दोस्तों कि सभी को जो रहेगा संपत्ति और संसाधन का रहेगा, संपत्ति और संसाधन क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो वो क्या होगा, वहां पे क्या रहेंगे, आर्थिक न्याय होगा। इसको बढ़ावा देने की बात कहाँ गई, अनुच्छेद 38 में। जैसे दोस्तों ये अक्षय कुमार 3-13-3 मेरा के हिसाब से बराबर बंटवारा करते हैं, तो ये क्या हुआ है, आर्थिक न्याय हुआ है, आर्थिक न्याय हुआ है, ठीक है, 3-13-3 मेरा। फिर संसाधनों का समान वितरण, समान वेतन, श्रमिकों के अधिकार की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 39 में, ठीक है। तो सामाजिक आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 38 के तहत, और समान वेतन और श्रमिकों के अधिकार, अनुच्छेद 39 में इसकी बात की गई है, ठीक है। समान वेतन जैसे मनरेगा में क्या है दोस्तों, महिला हो, मेल हो या फीमेल हो, ये जो मजदूरी दर है क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या है, समान वेतन दिया जा रहा है। श्रमिकों के अधिकार है, जैसे हड़ताल करने का अधिकार हुआ है, या अपनी मांगे रखने का अधिकार हुआ है, इन सभी बातों को कहाँ है, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा, वो सॉरी, अनुच्छेद 39 में क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है। फिर क्या है, काम मतलब रोजगार पाना, शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन, सार्वजनिक सहायता, या जैसे डॉक्टर, सार्वजनिक सहायता मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह, अपन इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये प्रदान करने का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 41 में। तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, ये कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, जो आपको क्या है, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आने की यहाँ से क्या रहती है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से क्या रहता है, ज़्यादातर
संभावना रहती है और पूछे भी जाते हैं अदर एग्जाम। तो काम शिक्षा और जो सार्वजनिक सहायता कहाँ है, अनुच्छेद 41 में। जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुच्छेद 47 में। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए सरकार प्रयास करेगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए सरकार प्रयास करेगी। जैसे अपन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो सार्वजनिक औषधालय होते हैं या सरकारी अस्पताल होता है, जिला लेवल पे अलग, जनपद लेवल पे अलग, पंचायत लेवल पे अलग है, ग्रामीण लेवल पे अलग अलग। तो क्या है, सरकार का काम है, ये बात 47 में लिखी कि वो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, जो लोगों के स्वास्थ्य है, उसमें सुधार का क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो समाजवादी कौन कौन से हुए दोस्तों? अनुच्छेद 38 आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, संसाधनों का वितरण, समान वेतन की बात कहाँ की गई, 39 में की गई है। 41 में क्या है, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता और जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुच्छेद 47। अब आगे देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत से तात्पर्य होता है, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत से तात्पर्य होता है दोस्तों कि गांधी जी जहां देश को देखना चाहते थे, ठीक, गांधी जी जहां देश को देखना चाहते थे, या जिन तत्वों को क्या देखना चाहते कि जब भारत विकास करेगा तो ये जो विशेषता है वो क्या क्या रहे हमारे जो प्यारे देश में, क्या रहे, मौजूद रहे। तो उसमें क्या क्या बात उन्होंने उल्लेख की गई थी, या उनसे प्रेरित होकर जो नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी बातें जोड़ी गई है, तो वो कौन सी है कि ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या लिखा गया था, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना कि जो रहेगी ग्राम पंचायतें हर ग्राम स्तर पर रहेगी, वहाँ की सभी जो नीति निर्माण में या गतिविधियों का संचालन कौन करेगी, वहाँ की पंचायत और वहाँ की जो कार्य प्रणाली रहेगी। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में ये बात पहले ही लिखी गई थी। फिर इसी के बाद हमने क्या करा है, 73वां संविधान संशोधन किया है, ठीक है, और पंचायतों की व्यवस्था को क्या किया गया है, संवैधानिक रूप से अपना लिया गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था दोस्तों हमने अपनाई गई है। कौन सी? ग्राम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये कहाँ से प्रेरणा मिली है दोस्तों? गांधी जी के जो सिद्धांत थे वहां से क्या प्रेरणा मिली है। 73वां संविधान संशोधन, ये संविधान का एक विशेष भाग है जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जो दूसरी जो विचार था गांधी जी का, क्या होना चाहिए देश में, कि कुटीर उद्योग विकसित होने चाहिए। ये बात कहाँ लिखी गई थी? 43 में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत 40 में, और कुटीर उद्योग क्या होते हैं दोस्तों, कि जो घर के लेवल पे या हमारे परिवार के लेवल पे जो छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं छोटे स्तर पे, जैसे पापड़ का उद्योग हुआ, अचार चटनी का उद्योग हुआ, के जो केचप उद्योग हुआ, ये क्या रहेंगे दोस्तों, ये कुटीर उद्योग कहलाएंगे। कि इनका जो निर्माण है वो एक परिवार के द्वारा या 6 से 7 सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता। तो इस प्रकार के उद्योगों को गांधी जी ने विकास करने के लिए बात कही थी, कि जिससे क्या होगा कि ग्राम में स्वावलंबन होगा और जो आर्थिक तत्व ग्रामीणों के हाथ में आएंगे, तो जिससे गांव का विकास होगा, गांव से क्या रहेगा, संपूर्ण राष्ट्र का विकास होगा। तो ये कहाँ लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 43 में, कुटीर उद्योग की बात। फिर अगली क्या बात थी गांधी जी की, कि SC ST और कमजोर वर्गों को रक्षा करना। ठीक है, जो समाज के कमजोर वर्ग है, जो लंबे समय से समाज की मुख्य धारा और विकास से वंचित है, उन्होंने क्या कहा था कि इन्हें क्या होना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा था, आर्टिकल 46 में ये बात कही थी। फिर गोहत्या है, ठीक है, जो गाय है दोस्तों हमारी, अ, उसको प्रतिबंध की बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 48 में की गई। तो गांधीवादी सिद्धांतों में कौन सा है? ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, SC ST और जो कमजोर वर्ग है उनको क्या रखना, उनकी रक्षा करना, और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना। अब आगे कौन से हैं? उदार बौद्धिक सिद्धांत। सबसे पहले तो उदार क्या होता है? ठीक है, उदार क्या होता है कि समाज, ठीक है, आज समाज क्या हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, तो आज क्या होता है दोस्तों, कि हमने नए नए संसाधन अपना लिए हैं, ठीक है, नए विचार अपना लिए हैं, नए कपड़े अपना लिए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि समाज के विकास के ओर, विकास के साथ में चलते जाना क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, उदार उदार कहलाता है। कि आप समाज जिस ओर परिवर्तन होता है, उन विचारों को आपने अपनाएंगे तो वो कहलाएंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत कहलाएंगे।
तो इसमें कौन कौन सी बातें थी दोस्तों? समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। इससे जो जिसे क्या कहा जाता है, यूसीसी भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें इससे तात्पर्य है दोस्तों कि विवाह, तलाक और गोद लेना, बच्चे गोद लेना, ये तीन आधार है दोस्तों कि विवाह, तलाक और गोद लेना से संबंधित जो कानून रहेंगे वो सभी धर्मों में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्या यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या होता है कि विवाह, तलाक और बच्चे गोद लेने से संबंधित जो भी कानून रहेंगे वो क्या रहेंगे, सभी धर्मों में क्या रहेंगे, सभी समाजों में या संपूर्ण जो भारतवर्ष में है वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अभी क्या होता है दोस्तों कि मुस्लिम धर्म में जो विवाह से संबंधित जो सारे अलग कानून है, हिंदू विवाह अधिनियम है हिंदुओं में, या फिर क्रिश्चियनों में अलग है, या पारसियों में अलग है। तो सभी जो अलग अलग धर्म है अलग अलग उनके कानून हैं इनसे संबंधित। तो एक देश है तो देश से संबंधित एक कानून होना चाहिए ना। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत कहाँ की गई थी, जो आर्टिकल 44 में क्या करी थी कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की ज़रूरत महसूस करी थी कि समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू होना चाहिए। तो उसी के संबंध में दोस्तों सबसे पहले ये कहाँ थी, गोवा राज्य में लागू थी, ठीक, क्योंकि वहाँ पुर्तगालियों का शासन था, तो उन्होंने क्या करा था, इसे उसी समय से लागू करके रखा था। वर्तमान में सरकार ने इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया है। इसे अपनाने वाला, ठीक, अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक। अपनाने वाला यूसीसी अधिनियम हमने अभी लाया है और उसे क्या कर दिया गया, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। उसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तराखंड। सबसे पहले कहाँ थी, गोवा में थी, और वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये समाज के विकास की ओर जाने का पैरामीटर है दोस्तों, है ना। अब जो क्या है, अगला क्या है, प्रारंभिक जो शिक्षा है बच्चों की, अनुच्छेद 45 में इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे, ठीक, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उन्हें क्या शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी के लिए हमने दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 लाए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा राइट टू एजुकेशन का एक्ट इसको लाए थे कि जो 6 से 14 वर्ष के गरीब बच्चे हैं वो क्या रहे, शिक्षा से आर्थिक आधार पे वंचित ना हो पाए। अगला क्या है, पर्यावरण संरक्षण की कहाँ बात की गई है, 48(1) में बात की गई कि जो प्रकृति और जो पर्यावरण है क्या है, हम हमारा क्या है, अभिन्न अंग है, इसलिए उसको संरक्षण करने की आवश्यकता है, तभी हमारी क्या होगी, मानव सभ्यता क्या रहेगी, लंबे समय तक जीवित रहेगी। अगला क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में इसके बारे में वर्णन किया कि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगी, कार्यपालिका जो मोदी मंत्रिमंडल अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेगा। उसको अलग करने की कहाँ बात की गई थी, अनुच्छेद 50 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना कि जो संपूर्ण मानव सभ्यता के मध्य कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए, ये क्या है, और सभी देश के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में काम करें, ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका वर्णन देख लिया कि कौन से कितने आधार है उसके, समाजवादी सिद्धांत है कुछ, ठीक, कुछ गांधीवाद है, मतलब गांधी जी के विचारों पर आधारित है, कुछ कहाँ है, उदार बौद्धिक, कि मतलब समाज के विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इनमें संशोधन कब कब किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमने जो संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका के, ठीक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है कि हम समय की परिस्थिति के अनुकूल खुद को बदलने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और क्या है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है दोस्तों। तो हमने क्या करा कि जब संविधान लागू हो रहा था उसके बाद कौन कौन से इसमें संशोधन किए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों की भागीदारी जैसे सिद्धांत जोड़े गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की जो बात की गई थी पिछले उसमें, वो कहाँ, 76 में जोड़े गए 42वें द्वारा। फिर 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा आय और अवसरों की असमानता को कम करने अनुच्छेद 38 में जो प्रावधान जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था कि आय और अवसरों की असमानता को कम करना, ठीक है, ये कहाँ, अनुच्छेद 38 में।
फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 में मैंने आपको बतलाया था दोस्तों, RTE एक्ट, ठीक। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE भी बोला जाता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002, और इसे जो क्या हम मौलिक अधिकार में भी इसे सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन के अधिकार के साथ प्रारंभिक मूल शिक्षा का अधिकार। फिर क्या है? 97वें संविधान संशोधन, जो सहकारी समितियों को जोड़ा गया, कहाँ की जगह? 43B। 43B में क्या? सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। अब सहकारी समिति क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी काम करने के लिए, मान पर्टिकुलर एक ये टास्क है करने के लिए, क्या रहता है, बहुत से लोगों का एक संगठन होता है, उसे ठीक सहकारी समिति कहा जाता है। जो अमूल और ठीक आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है, क्या है, सहकारिता आधार पर गठित एक संगठन है, जो क्या रहता है, जो दूध से संबंधित क्या होता है, जुड़ा हुआ है। तो सहकारिता क्या होती है? आपस में मिलजुल के काम करने की भावना या टीम भावना। इसका सिद्धांत होता है कि एक के लिए सब और सबके लिए एक, ठीक है। एक के लिए सब और सबके लिए एक। तो ये कहाँ? 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा। ये इसके संबंध में एक नया मंत्रालय भी दोस्तों गठित हुआ है, मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय गठित हुआ है, जिसके जो वर्तमान में कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है? जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी क्या है, भारत के वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी है। ने गृह मंत्रालय के साथ में इनके पास क्या है, सहकारिता मंत्रालय का क्या है, प्रभार भी इनके मौजूद है। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक के बीच में संघर्ष क्या क्या है। कि मौलिक अधिकार न्यायिक है, मतलब कि अगर इनका हनन होता है तो हम क्या जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। जबकि DPSP गैर न्यायिक है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। अब इसके संबंध में क्या था, कोर्ट कोर्ट ने कुछ फैसले किए गए हैं कि मौलिक अधिकार बढ़े हैं कि नीति निर्देशक तत्व बढ़े हैं, या मौलिक अधिकार को पहले लागू करना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को। इसके संबंध में समय समय पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अपने निर्णय दिए हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, चंपकम दोराई राजन केस 1951, ठीक है। चंपकम दोराई राजन केस 1951 दोस्तों, ये पूछे जाते हैं जब अगर पेपर का आपका लेवल अच्छा आया या एक अच्छा पेपर बनाया पेपर सेट करने वालों ने, तो इस प्रकार का आपसे कोई वो नहीं कि आप, ये संभावना मौजूद नहीं कि ये नहीं पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चंपकम दोराई राजन केस कब आया था? 1951। इसमें क्या बोला था कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत पर प्राथमिकता रखते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में बड़े होते हैं। अगर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो पहले किसका चुनाव किया जाएगा? मौलिक अधिकार का चुनाव किया जाएगा। ये कहाँ कही गई है? चंपकम दोराय राजन केस में। फिर जो एक बड़ा केस है मौलिक अधिकार से संबंधित, गोलकनाथ केस 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये बाद में, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस 1973, ये दोस्तों 67 में क्या आया था? गोलकनाथ बात। और चंपकम दोरन 1951। फिर केशवानंद भारती, ये केशवानंद भारती है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये भारत के संविधान के संबंध में। इसी के बाद क्या हुआ था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस जो भारतीय न्याय प्रणाली है या भारत के संविधान में परिवर्तन संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा केस है। इसमें क्या किया गया था कि मूल संरचना सिद्धांत दिया था, ठीक है। कब आया था? 73 में। इसमें कहा गया था कि जो नीति निर्देशक तत्व है मौलिक अधिकारों को ओवरसाइट नहीं कर सकते। मतलब जो सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व है मौलिक अधिकारों को बेदखल नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते। अब मूल संरचना सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? मूल संरचना से तात्पर्य होती है, मूल संरचना से तात्पर्य होती दोस्तों, जैसे गौतम गौतम गंभीर जो हमारे,
ठीक है, जो क्रिकेटर हैं या जो वर्तमान में टीम के क्या है, जो क्या रहता है हमेशा, जो गौतम गंभीर हमारे जो क्रिकेटर हैं, वो क्या रहता है हमेशा गंभीर रहते हैं। ठीक है, आपने गिने चुने समय पे ही क्या करा होगा, उन्हें हंसते हुए देखा होगा। तो क्या है, ये कि उनकी मौलिक प्रवृत्ति है। ठीक है, ये एक मौलिक प्रवृत्ति है, हमेशा सीरियस रहना। ऐसे ही दोस्तों की जो मूल संरचना संविधान की क्या होती है, मूल संरचना मतलब होता है कि जो संविधान का निर्माण, ठीक, संविधान का निर्माण या जिस भावना से बनाने वालों ने किया था, वो भावना का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौलिक संरचना से तात्पर्य होता है कि संविधान का जिस निर्माण करते समय जो संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने जिस भावना से एक एक एलिमेंट को जोड़ा है, अगर उसका हनन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी मूल संरचना। अगर हनन होता है तो मूल संरचना क्या क्या हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। तो फिर उसे क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आया था मिनर्वा मिल केस। इसमें क्या कहा था कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व का के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दोस्तों, ये केशवानंद जी भारती थे। ठीक है, ये दक्षिण भारत से आए थे। इन्होंने क्या किया था, कोर्ट केस किया था। तो ये प्रमुख केस है दोस्तों, चंपकम दोराय 1951 का, गोलकनाथ 67 का, केशवानंद भारती 73 के, और मिनर्वा मिल्स 1980 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व तत्व है या डीपीएसपी का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया। तो पहले आर्थिक सुधार किए गए। भूमि सुधार से तात्पर्य होता है दोस्तों कि हदबंदी चकबंदी के माध्यम से जो गरीब वर्ग था, जो भूमिहीन वर्ग था, उसे क्या, भूमि का आवंटन किया गया था। ठीक है, कि जो समाज के गरीब वर्ग है, उसने उसको भूमि उसके पास भी क्या होना चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। तो भूमि सुधार कार्यक्रम हमने अपनाया। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है दोस्तों, बैंक दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट होती है और एक सरकारी होती है। ठीक, प्राइवेट का काम है शुद्ध लाभ कमाना, सरकार का काम सरकारी सेवा भी प्रदान करना और लाभ भी कमाना। अगर प्राइवेट ही प्राइवेट रहेगी तो क्या होगा, आपका शोषण होगा, क्योंकि उनका लाभ कमाना है। फिर सेवाएं नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्या कर दिया गया, कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए कर दिया गया था। प्रीवी पर्स का उन्मूलन। प्रीवी पर्स से तात्पर्य था दोस्तों कि कुछ विशेष अधिकार जो राजा थे हमारे देश के, जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो जो 552 रियासतें थी देश में, तो उन्हें कुछ सीमित मात्रा में विशेष अधिकार दिए गए थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया था, प्रीवी पर्स के माध्यम से उन्मूलन कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की, जो सभी देश के किसी भी कोने में क्या रहेंगे, जो मजदूर वर्ग रहेगा उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या रखा, मनरेगा योजना के माध्यम से समान मजदूरी अधिनियम लाए। ठीक है, फिर क्या, मातृत्व लाभ की 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ है। ठीक है, समान परिश्रमिक की बात की गई, ये महिला हो, ठीक, मेल हो या फीमेल हो, उन्हें क्या रहेगा, समान वेतन दिया जाएगा, क्योंकि दोनों समान रूप से काम करते हैं। ये आर्थिक आधार सुधार किए गए हैं, डीपीएसपी में जो बात लिखी गई उसको मूल भावना मानकर। अब सामाजिक कल्याण क्या किया गया, पंचायती राज जो अनुच्छेद 40 में लिखा गया था, गांधीवादी जो सिद्धांत थे, उसे 73वां संविधान संशोधन, संविधान भाग 11 जोड़कर क्या कर दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमने लागू कर दी है। SC ST OBC और EWS के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। ये समाज में समानता स्थापना के लिए है दोस्तों। ये SC ST OBC क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, और EWS आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। तो इन्हें क्या होना चाहिए, समाज में समानता के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिए जाना चाहिए। फिर कानूनी सहायता, लोक अदालतें की क्या होता है, हमें सरकारी वकील उपलब्ध हो जाता है अगर हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं तो। और लोक अदालतों के माध्यम से क्या रहता है, ग्रामीण स्तर पर जो न्याय व्यवस्था है क्रियाशील है, जिससे क्या है, जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त होती है। यही क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक मूल भावना भी है। फिर अगला क्या, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण 1972 में लाए। ठीक, कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा अभिन्न अंग है, और उससे हमारा क्या है, गतिशील हमारा जीवन बना हुआ है, तो उसका संरक्षण भी आवश्यक है। इसलिए 1972 में हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाए। ठीक है, कि जो पर्यावरण है या जो वन है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। फिर स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं।
जो प्राथमिक ग्रामीण लेवल पे मिड डे मील योजना, ये 1995 में शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि खाना मिलता था दोपहर में। इसे वर्तमान में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है पीएम पोषण अभियान। पीएम पीएम पोषण अभियान कब से दोस्तों? 2018 से। मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण अभियान। शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 में हमने लाया। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्या कर रहा है? गुटनिरपेक्षता और पंचशील। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य होता है दोस्तों, जैसे कि आप तीन लोग हो, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त में से ये दो दोस्तों की लड़ाई हो जाए और तीनों आप घनिष्ठ हैं, तो अब आपसे पूछा जाता है कि मैं सही हूँ कि तू सही है। तो ये इस समय जो कश्मकश वाली स्थिति होती है दोस्तों, तो हम क्या बोलते हैं कि हम ना इधर हैं ना इधर है, बस आप अपना मैटर सुलझा लीजिए। तो इसी प्रकार क्या था दोस्तों कि दुनिया में यूएसए और रूस, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये दो गुट बन गए थे। अमेरिका का पूंजीवादी गुट था और रूस का साम्यवादी या समाजवादी गुट था। तो भारत ने क्या करा, इन दो गुटों से क्या रखा, कोई भी मतलब संबंध ना रखे, निर्गुट रहा, उसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों? गुट निरपेक्षता बोला जाता है। पंचशील से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी दो थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक, इन्होंने क्या किया था, चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ समझौता किया था। 5 समझौते थे कि हम इस प्रकार से थे कि हम आपके एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? पंचशील की नीति हमने क्या अपनाई है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी थी, तो उसे हमने क्या किया था? लागू किया था। अब इसकी आलोचना क्यों होती है दोस्तों? जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना के क्या का कारण? पहला तो क्या है, गैर न्यायिक है, मतलब इनका हनन हो रहा है या सरकार लागू नहीं कर रही है या नज़रअंदाज कर रही है, तो भी क्या रहते हैं, इनके लिए कानून या कोर्ट नहीं जाया जा सकता। फिर संघर्ष क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच मौलिक अधिकार और इनके बीच में क्या रहता है, हमेशा क्या है, कंट्राडिक्शन मौजूद रहता है। अब देखते हैं उपयोगिता क्या है। नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, राज्य की नीति और कानूनों को मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, लागू नहीं होता है पर नैतिक रूप से भावना तो मौजूद है। ठीक, भाई मान के चलते हैं अपन कि भाई इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता, पर एक भावना के तौर पर तो मौजूद है ना। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, भावना का होना भी किसी काम के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो आपको आंतरिक रूप से क्या करती है, प्रेरित करती रहती है। फिर क्या है, न्यायिक समीक्षा, अदालतों को कानून की वैधता निर्धारित करने में मदद करता है। फिर क्या है, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक और लोकतंत्र स्थापना में क्या मदद करती है। फिर जनमत, विपक्ष और जनता के लिए जवाबदेही का एक उपकरण है, कि विपक्ष और जनता के लिए जवाबदेही का एक उपकरण है कि वो सरकार के सम्मुख जाके पूछ सकती कि आप जो बातें लिखी गई उसके संबंध में क्या कर रहे हैं। फिर निष्कर्ष क्या है, जो डीपीएसपी का लक्ष्य क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य से मैं अर्थ बतला चुका हूँ दोस्तों, कि इस राज्य का काम है कि वो एक एक व्यक्ति को या समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम छोर पे स्थापित व्यक्ति है, उसको खाना भी मुहैया कराएगा। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का बनाना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। फिर क्या है, गैर न्यायिक होने के बावजूद ये शासन नीति निर्माण में नैतिक निर्देश के रूप में, कि भावना के रूप में या नैतिक रूप में, सिद्धांत के रूप में क्या करते हैं, प्रेरित करते रहते हैं कि आप इस प्रकार से शासन कीजिए, कानून का निर्माण कीजिए। मौलिक अधिकार और डीपीएस के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल संरचना आप समझ गए होंगे दोस्तों, कि जिस भावना से जो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी हुए, या जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, या फिर जो अन्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जिस भावना के साथ से देश को जिस ओर ले जाना चाहते थे, वो उसकी क्या होगी, मूल भावना, या वो सिद्धांत कहलाएंगे, मूल सिद्धांत कहलाएंगे। उनका उल्लंघन किसी भी हालत में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या कोर्ट उसको क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। दोस्तों, आपको हमारा अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।